हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारा यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, झारखंड लेडी सुपरवाइज़र, जीआईसी, जीडीसी, DSSB, बिहार स्टेट टेट का जितना भी आपका सोशोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसके जितने भी टॉपिक है इस चैनल में कवर करवाए जाते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं इसके अंतर्गत हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का सोशोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो यूनिट 1 हम लोग का कवर हो चुका है। यूनिट 2 के अंतर्गत समाजशास्त्र के क्षेत्र में पद प्रदर्शन योगदान के अंतर्गत सैद्धांतिक प्रारंभ एवं विकासवाद का सिद्धांत कवर हो चुका है। इसमें हम लोग अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, मॉर्गन महोदय जी को उनकी थ्योरी को देख लिए हैं, उनके एमसीक्यू को कवर कर लिए हैं। अभी हम लोग का ऐतिहासिक समाजशास्त्र के अंतर्गत कार्ल मार्क्स हो चुका है। और आज के क्लास में हम लोग मैक्स वेबर जी के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। कल के क्लास में मैंने थ्योरी बता दिया था, आप लोग उसे जाकर जरूर एक बार देख लीजिए और उसी से रिलेटेड जो एमसीक्यू है आज के क्लास में कवर करवाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट सोरोकिन है तो उसको भी कवर हो जाएगा। और मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि देखिए मेरा कोशिश है कि विद इन 1 मंथ में जैसे सोशोलॉजी का सिलेबस कवर हो जाए, दुर्गा पूजा के पहले पहले तो ज़रूर हो जाए। तो उसके लिए अगर होगा तो मैं इसे 2-3 क्लास को अपलोड करने का ज़रूर कोशिश करूँगी जो एमसीक्यू वाइज हो, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी हम लोग क्लासेस को कवर नहीं करेंगे तो फिर हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, वो भी कवर नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब को बटन दबा के और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। इससे क्या होगा कि अगर मैं कभी बीच में समय में भी क्लास को अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, तो आप लोग उसको देख सकेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे मैक्स वेबर जी के एमसीक्यू को। और ये जितने क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछने की भी संभावना है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वर्सटेहन की अवधारणा किसने दी। वर्सटेहन मैंने मेथड ये आपको मैंने कल बताया था। तो ये अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? एफ टॉनिज, मैक्स वेबर, कार्ल मैनहेम या अगस्त कॉन्त। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछी गई है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने वर्सटेहन की अवधारणा को किसमें प्रयोग किया था? तो उन्होंने समाजशास्त्र में इसको प्रयोग में लाए थे। वर्सटेहन जो है ये जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका कि अभिप्राय होता है अंतर्दृष्टि अथवा व्यक्तिक बोध। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सामाजिक अंतर्क्रिया होती है दूसरों की भूमिकाओं के निर्वाह द्वारा प्राप्त करता है। किसी तथ्य अथवा घटना को अंतर्दृष्टि द्वारा समझने के प्रयास को कुछ सीमा तक वर्सटेहन कहा जा सकता है। मैक्स वेबर ने कहा है कि यदि समाज वैज्ञानिक व्यक्तियों तथा समूहों के व्यवहारों का अध्ययन करना चाहता है तो उन्हें दूसरों की भूमिका का निर्वाह करना सीखना होगा। अर्थात किसी के बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करनी, कोई आदिवासी समूह के बारे में जानकारी हासिल करी तो उनके जैसे आपको बनना पड़ेगा, उनके जैसे सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वर्सटेहन की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो वर्सटेहन जैसे ही आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए मैक्स वेबर का, ये की पॉइंट है, की पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने वर्सटेहन यानी विवेचनात्मक सूझ को सामाजिक घटनाओं के विवेचन हेतु प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन वही है, वर्सटेहन आ रहा है तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है। वर्सटेहन मतलब मैक्स वेबर हो जाएंगे, कहीं भी आएगा वर्सटेहन मेथड तो उसको आप क्या लगाइएगा? मैक्स वेबर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्सटेहन उपागम से किसका नाम जुड़ा हुआ है। वर्सटेहन से किसका नाम जुड़ा है? ये भी आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछी गई है। तो वर्सटेहन मतलब मैक्स वेबर। मैं की पॉइंट का भी एक वीडियो जरूर बना दूंगी कि जो सोशोलॉजिस्ट थिंकर है उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इससे आपको ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? किसके रूप में? बाजार और संपत्ति के रूप में, वहाँ की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्ग का विश्लेषण किया गया है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स वेबर। बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण मैक्स वेबर ने किया है। वेबर ने वर्ग की व्याख्या 3 तथ्यों पर आधारित की है। एक तो हो गया जीवन के अवसर,
आर्थिक हेतु और बाजार की दशाएं। अवसर से वेबर का तात्पर्य इस तथ्य से है कि जो वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं, जो सेवाएं समाज में पाई जाती हैं, उनका लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता है अथवा नहीं। वह कारक जो वर्ग को बनाता है निश्चित रूप से उसका आर्थिक हेतु है। वर्ग को निश्चित और विशिष्ट स्थितियों का निर्णय बाजार ही करते हैं। बाजार की दशाओं में के बारे में मैक्स वेबर का कहना है कि बाजार में मुद्रा के बदले में वस्तुओं के बदलने में सभी अवसर उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार जहां एक और बाजार वर्ग की स्थिति का एक भाग है, वही वर्ग का निर्धारण बाजार के प्रतिकर्ता का जो अभिस्थापन है, रुझान है, उसके द्वारा निश्चित किया जाता है। इन्होंने बाजार के 3 वर्ग में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग स्थिति की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है। तो वर्ग स्थिति ये की पॉइंट है, ये इसके कौन दिए हैं, तो मैक्स वेबर जी दिए हैं। वर्ग स्थिति की अवधारणा को मैक्स वेबर ने विकसित किया है। इन्होंने इसके बाद में बताया है कि संपत्ति तथा संपत्ति का अभाव वर्ग स्थिति की आधारभूत श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा वास्तव में व्यक्ति ही वर्ग स्थिति है, उसकी बाजार स्थिति है। तो ये क्वेश्चन किनके द्वारा कहा गया है, तो ये मैक्स वेबर जी के द्वारा कहा गया है। मैक्स वेबर ने कहा है कि वर्ग का आधार यह है कि किसी व्यक्ति की सेवा की बाजार में कीमत क्या है। व्यक्ति की योग्यता एवं शिक्षा इस बात का निर्धारण करती है कि उस व्यक्ति की सेवा ही खुले बाजार में, मतलब मार्केट सिचुएशन में क्या कीमत है, इसके बारे में ये बात की जाती है। और वो जो व्यक्ति है वो हर प्रकार के पेशे में हर समान महत्व में उसका महत्व नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है। नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, ये पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, इसकी विशेषता पूछा जा रहा है। क्या वह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, तार्किक विधि सत्ता पर आधारित है, वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, या नैतिक सत्ता पर आधारित है। तो नौकरशाही जो है ये किस पर आधारित है, तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। वंशानुगत आपको मिलेगा, ऑफिस में वंशानुगत परंपरा आपको देखने को मिलेगा, या फिर कोई नेता के संकल्प पर होगा, वो तो एक तर्क के भी आधार पर होगा। तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की पहचान तार्किक विधि सत्ता यानी रेशनल लीगल अथॉरिटी के आधार पर करते हुए बताते हैं कि उनका मानना है कि नौकरशाही जो है वो तार्किक विधि सत्ता पर आधारित संगठन के प्रभावकारी बुनियाद के रूप में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार के सत्ताओं में निम्नलिखित में से केवल एक को छोड़कर वो एक कौन है। तो तार्किक, वैधानिक, करिश्माई, धार्मिक या परंपरागत। तो उन्होंने 3 प्रकार के सत्ताओं के बारे में बात की थी, ये चीज़ हम लोग को याद रखना होगा। और उन 3 प्रकार के सत्ता में कौन सा नहीं है, तो जो धार्मिक है ये नहीं है, करिश्माई की बात करते हैं वे, परंपरागत की बात करते हैं, तार्किक वैधानिक की बात करते हैं, लेकिन धार्मिक सत्ता की बात वे नहीं करते हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता की विवेचना शक्ति पावर के रूप में की है और उन्होंने सत्ता की 3 रूपों की चर्चा की है। वे कौन कौन से, तार्किक, वैधानिक सत्ता और करिश्माई सत्ता तथा परंपरागत सत्ता, लेकिन धार्मिक सत्ता के बारे में बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है। विल्फ्रेड पेरेटो, कार्ल मार्क्स, एस.एम. लिपसेट या मैक्स वेबर। तो शक्ति का जो विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है मैक्स वेबर जी के द्वारा दिया गया है। शक्ति यानी पावर का विकेंद्रीकरण जो वैधीकरण का सिद्धांत है मैक्स वेबर द्वारा दिया गया है। वे शक्ति का अर्थ राजनीतिक शक्ति के रूप में लेते हैं और मैक्स वेबर का मानना है कि सामाजिक संबंध में शक्ति का मतलब उस प्रत्येक अवसर से है जिसमें अपने स्वयं की इच्छाओं को दूसरे के विरोध करने पर भी पूरा किया जा सके। वे कहते हैं कि शक्ति में प्राधिकार का होना आवश्यक नहीं है, परंतु जहाँ पर प्राधिकार होता है वहाँ शक्ति अनिवार्य रूप से होती है। प्राधिकार ही बहुत बड़ी विशेषता वैधता है। यदि लोग या समुदाय किसी भी शक्ति को वैध मानते हैं तो वह शक्ति प्राधिकार बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया। आदर्श प्रारूप यानी आइडियल टाइप की अगर बात की जाए, आदर्श प्रारूप से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैक्स वेबर जी का है। मैक्स वेबर जी ने आदर्श प्रारूप, जिसमें मैंने आपको उदाहरण के रूप में बहू का उदाहरण देके प्रस्तुत किया था कि समाज कैसा बहू का एक सोच मानता है,
तो ये जो मानदंड है, ये आदर्श प्रारूप की ये अवधारणा है, ये दो परस्पर विरोधी अर्थों में होता है। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के प्रथम अध्याय में प्रोटेस्टेंट इथिक के आदर्श प्रारूप की चर्चा की है। बाद में उन्होंने अपनी पुस्तक द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज में तार्किक व्यवहार और शुद्ध व्यवहार के आदर्श प्रारूप प्रस्तुत। यहाँ पे देखिए पुस्तक का जो नाम है उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। उपक्रम के रूप में इसका प्रयोग दो या दो से अधिक सामाजिक घटनाओं के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए किया है। मैक्स वेबर ने कर्मचारी तंत्र, जिसको कि नौकरशाही बोला जा रहा है, और संगठन तथा रेडक्लिफ ने लोक समाज यानी फोकवेज इसके बारे में बात की है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आदर्श प्रारूप विधि के रूप में कौन विकसित किया है। आदर्श प्रारूप जहाँ पे आएगा, इसका जो राइट आंसर है वो मैक्स वेबर हो जाएगा। ये सब की पॉइंट है, की पॉइंट याद रखिए। की पॉइंट का मतलब हुआ कि किसका क्या सिद्धांत है। फिर समाजशास्त्र के पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है, तो मैक्स वेबर जी ने। आदर्श प्रारूप जहाँ भी आएगा तो उसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, मैक्स वेबर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा से किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो आदर्श प्रारूप मतलब मैक्स वेबर। ये भी देखिए उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोले ना आदर्श प्रारूप से बहुत क्वेश्चन पूछता है, आपका यूजीसी नेट में भी देखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है और ये नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है। आदर्श प्रारूप से ही रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चन देखिए घुमा कर आपको पूछा जा रहा है। ये पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन हो जाएगा, मैक्स वेबर जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि नौकरशाही का आदर्श प्रारूप किसने प्रस्तुत किया। तो नौकरशाही, आदर्श प्रारूप, ये सब किनके द्वारा दिया गया है, ये सब मैक्स वेबर जी के द्वारा दिया गया। ये जीएससी परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। जो सामाजिक उन्होंने क्रिया बताई है उसके कितने प्रकारों का उल्लेख करते हैं, 4 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार या 10 प्रकार। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो उन्होंने 4 प्रकार के सामाजिक क्रिया का वर्णन किया है। मैक्स वेबर का कहना था कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, यानी सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। इसके अंतर्गत उन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया। वे कौन कौन से हैं, बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, भावनात्मक सामाजिक क्रिया और परंपरा का सामाजिक क्रिया। एकदम याद कर लीजिए, जो उन्होंने सामाजिक क्रिया दिया है कितने प्रकार के, 4 प्रकार के वर्णन उन्होंने किया है। और किनके द्वारा, ये कथन भी किनका है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, तो ये मैक्स वेबर जी का है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है। वेबेरियन वर्गीकरण किनके द्वारा दिया गया है, तो ये जो कथन है देखिए उन्होंने 4 प्रकार के तो सामाजिक क्रिया की बात की थी, तो उसमें आपको देखिएगा सजाने के लिए भी देगा कि 1 नंबर 2 नंबर इस प्रकार से आप सजाइए, जो सही होगा उसके आंसर देने के लिए बोलेगा, मिलान करने के लिए रहेगा। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। तो परंपरागत क्रिया होगा, तार्किक क्रिया, मूल्यांकन क्रिया या प्रभात्मक। तो सबसे पहला जो हो जाएगा तार्किक क्रिया, फिर मूल्यांकनात्मक आपका क्रिया हो जाएगा, फिर आपका प्रभात्मक क्रिया हो जाएगा, फिर परंपरागत क्रिया हो जाएगा, ये लास्ट में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, जो पहले के क्वेश्चन में 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया उसको देख लीजिए। फिर मैक्स वेबर के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है। उन्होंने तार्किक क्रिया की बात की है, भावनात्मक क्रिया की बात की है, परंपरागत क्रिया की बात की है, लेकिन अंतः क्रिया के बारे में मैक्स वेबर जी बात नहीं करते हैं, तो ये सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार दिया है। सामाजिक क्रिया का वस्तुपरक मापन, सामाजिक क्रिया की गणितीय अभिव्यक्ति, सामाजिक क्रिया का मशीन द्वारा प्रक्रम या सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ। तो मैक्स वेबर जो ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में जो विभेद किया है उसका आधार पूछा जा रहा है कि उसका मूल आधार क्या है। तो उन्होंने सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ को इसका मूल आधार माना है। किसके संदर्भ में, तो प्राकृतिक विज्ञान में, समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के संदर्भ में।
हमारा क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवाद व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर या दुर्खिम? तो कौन हो जाएंगे? वेबर हो जाएंगे। उन्होंने 6 धर्मों की उन्होंने अध्ययन किया था अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें जब वो अध्ययन करते हैं तो वे साबित करते हैं कि जो पाश्चात्य देश है उसमें जो पूंजीवादी व्यवस्था में जो प्रोटेस्टेंट धर्म है, जो 6 धर्म है, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो उन्होंने जब 6 धर्मों का अध्ययन किया तो वे धर्म है हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियस और यहूदी। उन्होंने बताया कि जो सामाजिक घटनाएं, जो सामाजिक जीवन, ये जो सामाजिक संगठन का जो आर्थिक व्यवस्था है उसका निर्धारण धर्म की भूमिका सबसे अधिक रही है। और इसमें देखिएगा कि 6 धर्मों का जब उन्होंने अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद वे बताते हैं कि कौन सा धर्म किस प्रकार से जरूर उसके अंतर्गत जो परिवर्तन हुआ तो धर्म उसके लिए जिम्मेदार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवादी के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से कौन जोड़ा? तो प्रोटेस्टेंट धर्म की अगर बात आती है तो ये किनका कथन हो जाएगा? ये मैक्स वेबर जी का कथन हो जाएगा। और ये पीजीडी 2016 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। प्रोटेस्टेंट धर्म मतलब मैक्स वेबर, ऐसे करके आपको याद करना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत विश्व के कितने धर्मों का चुना था? कितने धर्म का वह अध्ययन किया था? तो वह कितने धर्म का अध्ययन किए थे? 6 धर्मों का अध्ययन किया था। 6 धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने प्रोटेस्टेंट एथिक पुस्तक में धर्म के समाजशास्त्र की व्याख्या की थी और उसमें उन्होंने अध्ययन किया था। फिर रिलीजन ऑफ सोशियोलॉजी उन्होंने पुस्तक की रचना की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया था और देखा था कि कैसे जो धर्म है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है या फिर कैसा कोई धर्म है जिसके अंतर्गत कोई चीज़ नहीं है, इसके बारे में पूरी भी व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना है। मात्र यही कारण है, कोई कारण नहीं है, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है या इनमें कोई भूमिका नहीं है। तो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें मैक्स वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में महत्वपूर्ण कारणों में से एक माना है। और ये देखिए राजस्थान जो प्रवक्ता परीक्षा हुई थी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी को पढ़ा होगा तो ये सब क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ईजी रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसने तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की हैं? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस या इमाइल दुर्खैम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में किनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है? तो ये मैक्स वेबर जी के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। इसके संदर्भ में वे कहते हैं कि उनका कहना था कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, यानी सर्कुलाइजेशन इज बीइंग यूज्ड एज अ स्केल टू मेजर रिलेशनाइजेशंस ऑफ द सोशल सोसाइटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। मैक्स वेबर ने अपने विचारों को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया था? सकारात्मक दर्शन शास्त्र के माध्यम से, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के माध्यम से, समाज के माध्यम से, मनुष्य बनाम राज्य के माध्यम से या समाजशास्त्र के सिद्धांत के माध्यम से? तो उन्हें अर्थशास्त्र एवं इकोनॉमी को उन्होंने बेस्ट माना था कि उनका कहना था कि किसी व्यक्ति का जब उत्पादन के साधनों या संपत्ति पर कितना नियंत्रण है, मात्र इसी आधार पर उसका वर्णन है। मतलब कोई कितना उपयोग कर रहा है, कितना उसको उपयोग कर रहा है तो उसके पास जरूर वैसे पूंजी होगी तभी उन साधनों का वो उपयोग कर रहा है, ऐसा उनका मानना था। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि अधिकारी तंत्र का एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं, जिसमें प्रशिक्षित वेतन भोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अधिकारी तंत्र यानी नौकरशाही की बात किनके द्वारा की जा रही है? तो ये मैक्स वेबर जी के द्वारा की जा रही है। समाजशास्त्र में अधिकारी तंत्र की अवधारणा को स्थापित करने का श्रेय मुख्य रूप से मैक्स वेबर को दिया जाता है। उन्होंने अधिकारी तंत्र को एक आदर्श प्रारूप के रूप में समझाने का प्रयास किया है।
उन्होंने अधिकारी तंत्र को दो रूप में परिभाषित किया है। पहला, उन्होंने वैधानिक सत्ता के आधार पर, इसमें जो अधिकारी तंत्र विधि द्वारा स्थापित अवैयक्तिक व्यवस्था है जिसमें पद की सत्ता का प्रयोग इस आधार पर करते हैं कि उन्हें पद की सत्ता के दायरे में आदेश देने के लिए औपचारिक हो और एक संगठन के रूप में। इस रूप में जो अधिकारी तंत्र है उसका एक सोपान संगठन है जिसकी रचना बौद्धिक ढंग से ऐसे व्यक्तियों के कार्यों के लिए की गई है जो बृहद स्तर के प्रशासनिक दायित्वों तथा संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्ति में करने में लगे होते हैं। तो इसके अनुसार कहा जा सकता है कि जो अधिकारी तंत्र होते हैं एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित जो वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। कोई भी एजेंसी में जिसमें जो ऑफिसर होते हैं तो वो उस विषय में प्रशिक्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? आधुनिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का या परंपरागत मूल्यों का? तो वेबर ने प्राधिकार को 3 रूपों में परिभाषित किया है: पारंपरिक प्राधिकार, करिश्माई प्राधिकार और तार्किक प्राधिकार। इसके अंतर्गत जो कानूनी तार्किक प्राधिकार है इसके तहत प्रशासनिक वर्ग यानी स्टाफ, नौकरशाही होते हैं जिसमें आज्ञाकारिता प्राधिकार का आह्वान होता है और आज्ञाकारिता प्राधिकार स्वामी के प्रति नहीं बल्कि उस व्यक्ति के प्रति होती है जिसमें परंपरागत मूल्य निहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यह कथन किसका है? मैक्स वेबर। जब आता है बात तो उन्होंने विवेकीकरण, प्रबोधकरण या नौकरशाहीकरण इनमें से कोई नहीं, किसकी बात की है? तो नौकरशाही किन के द्वारा दी गई है? मैक्स वेबर जी के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त करने की बात वह कैसे करते हैं? तो विवेकीकरण माध्यम से करते हैं। यानी ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त करना जिसे क्या कहा जाता है? विवेकीकरण कहा जाता है। जब वेबर ने दुनिया के महान धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जो समस्या को उठाया कि यूरोपीय सभ्यता प्रमुख थी, उन्होंने पाया कि इस सभ्यता के विवेकीकरण तथा अधिकारी तंत्र को स्वीकार करने के बुनियादी तत्व हैं और पश्चिमी सभ्यता इसके लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 पूछा जा रहा है कि सत्ता की प्रभुता का अर्थ है। सत्ता का प्रभुता का क्या अर्थ है? एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शास्त्रियों को शासकों के आदर्श के वस्तुगत विवरिष्ठता या इनमें से कोई नहीं। तो सत्ता के जो प्रभुत्व का अर्थ है ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक और शासक होता है तो दूसरी तरफ शासित शासक का एक समूह भी हो सकता है, लेकिन शासन करने वाला जो समूह होता है वो आकार में छोटा होता है। शासित वे लोग होते हैं जो स्वामी के आदेशों का पालन करते हैं। जहाँ प्रभुत्व होता है वहीं उसमें शक्ति का समावेश अनिवार्य रूप से समाहित रहता है। प्रभुत्व में मालिकों के आदेश देने का अधिकार होता है। मैक्स वेबर ने सत्ता की निम्न 3 बुनियादों पर इसका उल्लेख किया है। उन्होंने एक वैधानिक सत्ता के बारे में बात की है, परंपरागत सत्ता के बारे में बात की है और करिश्माई सत्ता के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता के वैधानिक, परंपरागत तथा करिश्माई इन 3 श्रेणियों में किनके द्वारा विभाजित किया गया है? तो सत्ता का जो 3 आधार है वो मैक्स वेबर जी के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है कि सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये मैक्स वेबर ने। सत्ता के 3 आधार किसने बताए हैं? तो मैक्स वेबर ने। इसको याद रखना होगा। सामाजिक क्रिया के 4 आधार बताए हैं, सत्ता के 3 आधार बताए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है? परंपरागत, तानाशाही, वैधानिक तार्किक क्रिया या करिश्माई? तो वे परंपरागत की बात करते हैं, वैधानिक सत्ता की, तार्किक सत्ता की बात करते हैं, करिश्माई सत्ता की बात करते हैं, लेकिन तानाशाही की बात वे नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये थे मैक्स वेबर से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। इसी प्रकार से आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग आज के क्लास में सोरोकिन महोदय की थ्योरी, उनकी बायोग्राफी को देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग उनके एमसीक्यू को कवर करेंगे और मैं जो जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं उनसे रिलेटेड बुक का भी नोट बना रही हूँ, तो उसका भी क्लासेस में जल्दी ही लेकर आऊँगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।